दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल दिनेश सिंह कोठारी पर आप सभी का स्वागत। चुनावी कसौटी कार्यक्रम शुरुआत में हम बहुत सारे इंटरव्यूज किए और आज हमारे बीच उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चुनावी कसौटी में एक शख्सियत हाजिर है और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप कौन से प्रभाग से हो, आप कौन से प्रभाग से चुनाव लड़ोगे, आपके प्रभाग की समस्या कौन सी है, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ोगे या आपकी व्यूहरचना क्या रहेगी, आपकी प्रभाग की समस्या क्या है, आपके प्रभाग का परिसमन क्या है, आपके प्रभाग की आबादी क्या है, आपके प्रभाग में मतदाता कितने हैं। इन सारे सवालों के जवाब एक एक कर हमसे पूछेंगे। तो पहले उन्हीं से सुन लीजिए उनका परिचय। दिलीप जी भाभड़ साहब, आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। आप अपना परिचय मेरे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार, मैं दिलीप अर्जुन भाभड़, रहने से मीरा भाईंदर में। सबसे पहला तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे दिनेश कोठारी साहब की जो हमारे मीरा भाईंदर के ज्येष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने मेरे जैसे एक व्यक्ति को जो आगे पॉलिटिक्स में इच्छा है, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की मैं इच्छा रखता हूँ, उनको उन्होंने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है करके। मेरी जो कहना है, मेरी जो समस्या है, मेरी जो विचारधारा है, वो इस मंच पे मैं रखना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं दिनेश कोठारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं प्रभाग क्रमांक 15 से मीरा भाईंदर से लड़ने के लिए इच्छुक हूँ, वो भी शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब के गढ़ से। तो दिलीप जी, आप 15 प्रभाग नंबर 15 से चुनाव लड़ने जा रहे हो। जी हाँ। ये आपने क्लियर कर दिया। आप उस प्रभाग में रहते हो, ये भी आपने क्लियर कर दिया। जी हाँ। पार्टी शिवसेना शिंदे से लड़ने जा रहे हो, ये भी क्लियर कर दिया। हाँ। तो हमारा सवाल यहाँ ये बनता है कि आप शिवसेना शिंदे में कब से कार्यरत हो या कब से एक एज ए राजनीतिक कार्यकर्ता आप कब से काम करना शुरू किए और उसके पहले आप क्या करते थे? अगर राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि है या सामाजिक है तो उस पर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं इस राजनीति में कम से कम 9 साल से हूँ। सबसे पहले तो मेरी राजकीय करियर जो है कि वो रिस्पेक्टेड मैडम गीता जैन जी के साथ शुरू हुई। फिर गीता जैन के साथ में हमने बहुत सारे काम किए, सोशल वर्क किया, पॉलिटिक्स भी हमने किया। अभी जो एकनाथ शिंदे साहब के साथ में मैं लास्ट 3 महीने से जुड़ा हूँ। क्या होता है कि पॉलिटिक्स कहाँ पे भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स ये है कि समाज सेवा से रिलेटेड होती है पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिटिक्स में रुकेंगे तो फिर सर्वसाधारण जनता के जो सवाल होते हैं वो ऊपर तक कोई पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो सवाल जो है, वो जो काम है, वो मेरे माध्यम से ऊपर तक जाने चाहिए। इसलिए मैंने हमारे जो कार्य सम्राट आमदार है माननीय प्रताप सरनाईक साहब, इनके माध्यम से मैंने शिंदे साहब की जो शिवसेना है वहाँ पे मैंने प्रवेश किया और मैं उसके लिए इच्छुक हूँ। हाँ, ये बात है कि अभी जो आगे की जो टिकट की जो बात है या फिर चुनाव जो लड़ने की बात है, वो सर्वस्वी हमारे जो आमदार है प्रताप सरनाईक साहब, सब उनके माध्यम से है, उनके हाथों में है। अगर उन्होंने कहा तो हम जरूर लड़ेंगे। ठीक है दिलीप जी, हम ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि आपका जो प्रभाग 15 है उसका परिसमन और उसके टोटल मतदाता, तो परिसमन और इस समय का जो आरक्षण, तो अगर बात प्रभाग 15 की करें तो इस समय जो आरक्षण है प्रभाग 15 में, जो अ सीट है वो ओबीसी वर्ग का है, महिला और पुरुष दोनों के लिए। ब जो है वो सर्वसाधारण महिला के लिए है और क जो है वो भी सर्वसाधारण महिला के लिए है और ड है वो सर्वसाधारण पुरुष और महिला के लिए है। और अगर मतदाताओं की बात करें टोटल, तो इस समय प्रभाग 15 की जो टोटल जनसंख्या, टोटल मतदाता जो है वो 29,822 है और उसमें पुरुष 15,731 है, स्त्री 14,090 है। और अगर आबादी की बात करें तो 50,000 के समथिंग है, लेकिन ये मतदाता की बात है। अगर गत 2017 के चुनाव की बात करें तो उस समय मीरा भाईंदर एमबीएमसी चुनाव 2017 में शिवसेना को 1 सीट मिला था, भाजपा को 3 सीट मिला था। लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो उस समय भाजपा को और इन दोनों का रेशो जो बराबर रहा था, भाजपा को 47% वोट मिले, तो सामने दूसरों को भी उतना वोट था। अगर अलग अलग तो हम उस जानकारी में नहीं जाएंगे, लेकिन आफ्टर ऑल ये प्रभाग ओपन प्रभाग के जाना जाता है। यहाँ मिक्स कम्युनिटी है और किसी एक पार्टी का पूरा वर्चस्व नहीं है। हालांकि भले ही भाजपा 3 सीट वहां जीती, लेकिन मार्जिन जो था वो कम था। अब बाबर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा
क्योंकि आप जब चुनाव लड़ने की इच्छुक भी हो, काफी समय से आप काम कर रहे हो और मैं आपको देखता भी हूँ, जानता भी हूँ लंबे समय से, तो आप प्रभाग 15 के परिसमन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये प्रभाग 15 का परिसमन जो है वो किन किन इलाकों को बिलोंग करता है। दिलीप जी। जी हाँ, प्रभाग 15 बेसिकली ये काशीमीरा साइड में आता है, जो कि चेक नाका से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है वहाँ तक, वहाँ से फिर टीवीएस का जो शोरूम है वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके फिर लेफ्ट आके फिर डेल्टा गार्डन, डेल्टा वृंदावन से लेके खालसा पेनकर पाड़ा करके जो है वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। बेसिकली उसके अंदर स्लम्स है, बिल्डिंग्स है, गांव है और पुराना एरिया आता है, जैसे कि ओल्ड प्लेजेंट पार्क है, न्यू प्लेजेंट पार्क है, मीरा गांव, मुंशी कंपाउंड, काशीमीरा है, डेल्टा गार्डन, डेल्टा वृंदावन, रोज गार्डन आता है, खालसा पेनकर पाड़ा आता है, संघवी नगर, संघवी टावर, श्री शाश्वत जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आते हैं, जहांगीर जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आते हैं। तो एक बेसिकली एक चीज़ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हम भाई भाई, इस तरीके का वहाँ पे जो समीकरण है वो बनता है। और ऐसा है कि लास्ट टाइम जो है 3 जन बीजेपी से जीते हुए थे और एक शिवसेना का जीता हुआ था। दिलीप जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका दौरा भी हुआ, आपने जानकारी भी आप रखते हो, प्रभाग में आप भ्रमण भी करते हो, प्रभाग में घूमते भी हो, प्रभाग की जनता के बीच में आप एक चेहरा हो जो प्रभाग की जनता आपको जानती है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके प्रभाग की 15 नंबर की ऐसी 5 समस्याएं कौन सी है जिससे वहां के लोग परेशान हैं और आप खुद भी चाहते हैं कि इस पे काम होना चाहिए। बतौर नगर सेवक भी अगर आपको बनने का भी चांस मिलता है, यहाँ की पब्लिक को चुनते हैं या आपकी पार्टी आपको टिकट देती है, आप नगर सेवक बनते हैं, तो सबसे पहले प्रभाग की उन 5 समस्याओं का जिक्र जरूर कीजिएगा जो वहां के लोगों को भी परेशान करती है और आपके दिमाग में भी है कहीं ना कहीं कि इन समस्याओं का समाधान लंबे समय से हो नहीं रहा है या होना चाहिए। जी हाँ, देखो हर पूरे महानगर पालिका में कहीं ना कहीं पे बहुत सारी समस्याएं रहती है, मगर बेसिकली जो 15 नंबर की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है वहाँ का प्रदूषण। वहाँ पे एक आरएमसी प्लांट है, आरएमसी प्लांट ये नागरिक बस्ती में नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी वहाँ पे वो नागरिक इसमें है, बहुत सारा प्रदूषण होता है और उससे कहीं नवजात बालक है, सीनियर सिटीजन है, हमारे आपके जैसे वहाँ पे जनता है, वो सारी आहत होती है उनके लिए, ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या वहाँ पे ऐसा है कि जो हॉकर्स वाले हैं वो मतलब बीच रास्ते पे उनका फेरी वाले जो है धंधा करते हैं, उसकी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स हैं जो रोड क्रॉस करने के लिए बहुत सारी दिक्कत होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट भी वहाँ पे हुए हैं। तीसरा ऐसी बात है कि वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक जो रिजर्वेशन प्लॉट है, उस रिजर्वेशन प्लॉट के ऊपर जो एक लेबर कॉलोनी, जैसे मेट्रो का काम चल रहा है मगर लेबर कॉलोनी वहाँ पे बसाई गई है, तो कहीं ना कहीं पे ऐसा एक दुख होता है कि हमारे जो नागरिक है, मीरा गाँव के जो नागरिक है, प्लेजेंट पार्क के, काशीमीरा के और सराउंडिंग कृष्णा स्थल के जो नागरिक है, उन सभी को, बच्चे लोगों को या सीनियर सिटीजन को, सब नागरिकों के लिए वहाँ पे जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। दूसरी बात ऐसा है कि कृष्णा स्थल हो गया, प्लेजेंट पार्क हो गया और बहुत सारे हैं, जैसे संघवी टावर का जो एरिया है, ओल्ड प्लेजेंट पार्क का जो एरिया है, प्लेजेंट पार्क का जो एरिया है, स्पेशली अमीश पार्क, कृष्णा स्थल का जो एरिया है, वहाँ पे बारिश के समय बहुत सारा पानी भरता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो नगर सेवक है, हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियन है, वो कहाँ ना कहाँ वहाँ पे कमजोरी होती है। तीसरा ऐसा है कि कुछ रोड पे लाइट्स नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है, आपने हमारे ऊपर आरएमसी प्लांट ला दिया, हमारे गार्डन आपने हमसे ले लिए, उसके बारे में हमारे कोई भी पॉलिटिशियन बात नहीं करता है, मगर हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए, हमारे प्रॉपर्टी टैक्स में लाइट के बारे में चार्ज लिए जाते हैं और हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे रास्तों पे, बहुत सारे जगह पे जो हॉकर्स वाले हैं उसके साथ साथ में गैरेज खोल के बैठे हुए हैं, सारी गाड़ियां रास्तों पे होती है, ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत सारी है। गांव के साइड में भी बहुत सारी समस्या है, उसके अंदर पब्लिक टॉयलेट नहीं है, वो भी एक बड़ी समस्या है। और स्लम में तो जो तकलीफ है ये, जैसे मीरा गांव है, वहाँ के बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छा गार्डन है वहाँ पे,
तो कोठारी साहब, हमारे यहाँ पे समस्या तो बहुत सारी है, मगर ये पर्टिकुलरली ये समस्या बहुत बड़ा मायने रखती है। दिलीप जी, अगर 15 प्रभाग की जनता, 15 प्रभाग के वोटर्स आपको नगर सेवक बनाते हैं, तो इन सारी समस्याओं में आपका पहला ध्यान किस ओर जाएगा कि भाई ये चीजें मैं जल्द से जल्द मेरे 100 दिन के कार्यकाल में कराऊंगा, और बाकी 5 साल का आपका डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा, आपका व्यू रचना क्या रहेगी? कोठारी साहब ने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा कि मैं जीतने के बाद में 100 दिन के अंदर पहले कौन सी समस्या का निवारण करूंगा करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभाग क्रमांक 15 की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आरएमसी प्लांट है। उस आरएमसी प्लांट को वहां से मैं हटाने की कोशिश करूंगा, ये सबसे बड़ा है। हाँ, अगर कुछ समय लगता है तो उस आरएमसी प्लांट से जो तकलीफें वहाँ पे होती है उसका निवारण किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि हम पानी रस्ते पे मार सकते हैं, हवा में पानी मार सकते हैं, फवारा कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ अगर कुछ आइडियाज और है तो उसको हम एप्लीकेबल करेंगे। दूसरी बात है कि सीनियर सिटीजन के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए जो गार्डन रिजर्वेशन प्लॉट है हमारे, वो सारे उनका हक है, वो उनको मिलना चाहिए। तीसरी बात है कि वहाँ पे पानी की भी समस्या है कि जो एक तो पानी मीरा भाईंदर में पानी की कटौती ज़्यादा है, मगर बारिश में जो पानी आता है वो फिर घर के अंदर भी घुस जाता है। तो ये दोनों समस्या को सुलझाना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी समस्या मैं कोशिश करूँगा, और पूरे दिल से, प्रामाणिकता से मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी की सारी समस्या मैं क्लियर करूँ। दिलीप जी, आपने बहुत बड़ी बातें बोली और बहुत ही सही वे में आपने बताया कि मैं क्या करूँगा। आज की तारीख में, इस राजनीति के इस दौर में जहां पारदर्शिता, जवाबदेही की कमी नजर आती है जनप्रतिनिधियों में, तो वहां आपके अपने चुनावी घोषणाओं में या चुनावी भाषणों में या चुनावी व्यू रचना में पब्लिक को प्रॉमिस नोट टाइप जारी करोगे कि भाई मेरा वचन पत्र है, मैं ये काम करूंगा, ऐसी कोई आपकी योजना है? क्योंकि आप जब संवाद करेंगे, आप जब चुनाव में उतरेंगे, तो लोगों को आपसे अपेक्षाएं होगी, तो लोगों को इस बारे में आप अपनी जवाबदेही तय करते हुए बताएंगे कि ये मेरा चुनावी डॉक्यूमेंट्स है, मेरा ये प्रॉमिस नोट है, मैं आने वाले 5 साल में ये काम करूंगा। बोलिए देव जी। जी हाँ, पहले बात तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे नगर सेवक या इच्छुक उम्मीदवार होते हैं, वो अपना ऐसा डॉक्यूमेंट्स जारी करते हैं और उसके बाद में सच में काम होता है क्या? तो मुझे नहीं लगता है कि होता है करके। मगर फिर भी मैं आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रभाग की जो समस्या है, उस समस्या को मैं ऊपर तक लेके जाने की कोशिश करूँगा और उनका निवारण मैं जरूर करूँगा। और मेरे जो जनता है, मेरे प्रभाग 15 की जो जनता है, उनके घर तक, उनके दिल दिमाग तक ये मैं किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, बाकायदा कोठारी साहब, मैं आज भी उस समस्या पे काम करता हूँ। और मैं आपको एक छोटा सा मतलब एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे प्रभाग 15 से जो नज़दीक है वो हमारा नेशनल हाईवे है। दहीसर चेक नाका पे बहुत सारी ट्रैफिक की समस्या होती है, तो उसके लिए कुछ पैरेलल रास्ता चाहिए। तो कोठारी साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मैंने 6 महीने पहले मुंबई हाई कोर्ट में के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको मैंने एक पत्र लिखा था कि हमारे यहाँ के जो नेतागण हैं वो बोलते हैं कि पेनकर पाड़ा में से दहीसर तक जो एक रोड बनने वाला है, या ऐसे रोड बनने वाले, वैसे रोड बनने वाले। तो मैंने उनको लेटर लिखा था और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हमारे मुंबई उच्च न्यायालय की कि उन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका को लेटर लिखा और उनको कहा कि दिलीप जी का जवाब दीजिए करके। तो मुझे हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका से जवाब आया कि किस तरीके से कौन सा रोड का काम चल रहा है, मीरा रोड वेस्ट में क्या होने वाला है, भाईंदर में क्या होने वाला है। मगर मुझे कहाँ पे भी वो लेटर में ये चीज़ नहीं दिखाई दी कि हमारे पेनकर पाड़ा से दहीसर में कुछ रोड बन रहा है करके। तो मैं मतलब ये चीज़ जानता हूँ कि कौन से समस्या को किसके पास लेके जाना है, कौन से समस्या को किस तरीके से हल करना है और उसके पीछे किस तरीके से लगना है और लोगों को राहत किस तरीके से देना है, ये मुझे पता है। दिलीप जी, आज के इस दौर में और विशेष तौर पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के संदर्भ में, क्योंकि आपका जो अनुभव है, आप जो पूर्व विधायक के साथ रहो या महानगर पालिका को काफी नजदीक से देखते हो, जानते हो, तो मेरा सवाल ये है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में चाहे वो कोई भी प्रभाग हो,
हम जिक्र 15 के करते हुए सब प्रभागों को छेड़ते हुए आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार और दलाल जो नीति है, दलाल जो संस्कृति है, उस पर ब्रेक लगाने के लिए आप क्या करोगे? क्योंकि आप ये जग जाहिर है, आप सब कुछ जानते हो, नजदीक से देखते हो, उस पर आपका क्या रहेगा व्यू रचना? क्योंकि ये सबसे कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है, हर प्रभाग के स्तर पर, नुक्कड़ के स्तर पर या महानगर पालिका के स्तर पर। यहाँ के भ्रष्टाचार और दलाल संस्कृति से लोग परेशान हैं, उस पर कहाँ कैसे ब्रेक लगा सकोगे? जी हाँ, ये आपका सवाल करप्शन के हिसाब से बहुत अच्छा है। कोठारी साहब, करप्शन की शुरुआत हमारे घर से होती है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये अगर करप्शन खत्म कोई कर सकता है तो सिर्फ जनता, वोटर्स वो खत्म कर सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले लड़ते हैं, महानगर पालिका में जो करप्शन होता है वो तो सबको पता है। और हम महानगर पालिका को दोष किस तरीके से दे सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से अगर हमारे जनता ने, हमारे वोटर्स ने अगर सोच लिया कि नहीं, हम पार्टी को नहीं देखेंगे, हम किसी और को नहीं देखेंगे, हम जो प्रलोभन दिए जाते हैं चुनाव के समय पे उसको नहीं देखेंगे, हम जो भी हमारे प्रभाग में अच्छा कैंडिडेट है हम उसको वोट करेंगे, हम कैंडिडेट का धर्म नहीं देखेंगे, जात नहीं देखेंगे। अगर इस तरीके की सोच के साथ में अगर मीरा भाईंदर के जनता ने, मीरा भाईंदर के वोटर्स ने अगर वोट किए तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कोठारी साहब कि उसका इम्पैक्ट जो है वो महानगर पालिका पे जरूर आएगा। क्योंकि पढ़े लिखे, साफ सुथरे, अच्छे जो कैंडिडेट है वो अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बैठना अगर चालू करेंगे तो 100% इसका इफेक्ट करप्शन कम करने में जरूर होगा और उसका फायदा फिर हमारे मतदारों को मिलना चालू होगा और दिखेगा भी। आपने पीछे जो जिक्र किया तो उसी से रिलेटेड मैं काउंटर सवाल आपसे करता हूं। आपका प्रभाग में हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, तो आप अपने प्रभाग की जनता को एक साथ सामाजिक सद्भावना कैसे कायम रखोगे, या आपकी सब समुदाय को साथ लेकर चलने में आपकी सोच क्या रहेगी, उस पर भी प्रकाश डालिए। जी हाँ कोठारी साहब, देखिए, सिर्फ चुनाव के समय सिर्फ जो धर्म की राजनीति होती है या जाति की राजनीति होती है वो नहीं होनी चाहिए। बोलते हैं कि आग लगाना ठीक है मगर आग में तेल डालना ठीक नहीं है। तो हमारे जैसे पॉलिटिशियन हो, हमारे से बड़े पॉलिटिशियन हो, उन्होंने कोई भी आग में तेल डालने का काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो सरकारी जो सेवाएं होती है वो सर्वसाधारण जनता के लिए होती है, तो उनके पास में वो पहुंचानी चाहिए। और अपना राजधर्म का जो सिस्टम है, राजधर्म का जो अधिकार है वो निभाना चाहिए। उसके अंदर हमारी जाति धर्म का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन हो जाने के बाद सब अब भाई भाई रहते हैं और सब दोस्त लोग रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, काम करते हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हमारे प्रभाग में जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था का कोई महत्व है करके। दिलीप जी, एक नगर सेवक की भूमिका, मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, और आपका कार्यालय वर्तमान में कहीं आपके प्रभाग में है या खोलने की कोई योजना है, इस बारे में मेरे दर्शकों को बताइएगा कि एक नगर सेवक की जिम्मेदारी क्या होती है और उसके लिए आपका कार्यालय एट प्रेजेंट है या आगे कोई आपकी प्लानिंग है? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नगर सेवक का जो एक सबसे बड़ा जो काम है वो हमारे जो महानगर पालिका के अंदर या महानगर पालिका के जो अधिकार है, सुख सुविधा है, उसके अंदर जो पब्लिक, जो हमारे मतदान करने वाले होते हैं, नागरिक होते हैं, उनकी कोई भी महानगर पालिका की जो समस्या है वो महानगर पालिका के अधिवेशन में आयुक्त के सामने उसको रखा जाए, उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि रास्ते हैं, गार्डन्स है, पानी की व्यवस्था है, गटर है, मीटर है, लाइटिंग की व्यवस्था है, और सबसे अच्छी बात है कि सबको खुशी मिले, सबको खुशी बांटे। ये सारी नगर सेवक की काम है, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा कार्यालय जो है वो प्लेजेंट पार्क में है, प्रभाग क्रमांक 15, प्लेजेंट पार्क, डॉन बॉस्को स्कूल के सामने मेरा कार्यालय है। उस कार्यालय के माध्यम से मैं प्रभाग क्रमांक 15 के लोगों की सेवा करता हूँ। आपका जनसंवाद की प्रक्रिया शुरू है, जनता की प्रतिक्रिया भी आप नोट करते होंगे, आपको मिलती होगी, लेकिन सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वर्तमान दौर में, जो काफी इफेक्टिव है और हर पार्टी इसमें कार्यरत है। चाहे यहाँ मीरा भाईंदर की बात करें तो यहाँ भी जो भी बड़े बड़े राजनीतिक दल है, चुनावी सरगर्मी में सोशल मीडिया
ज़्यादातर यूज कर रहे हैं। तो आपका सोशल प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपकी सोच क्या है, और जनसंवाद आप किस तरीके से जनसंवाद करना पसंद करते हैं, या आप कैसे कर रहे हो, इसके बारे में बताइए सर। जी हाँ, ये सवाल भी मतलब दिल को छूने के जैसा है, क्योंकि हमारे जैसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग रहते हैं, जो क्लीन राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये अच्छा सवाल है। आज के ज़माने में, अभी के समय पे आप देखिए, कोई भी नगर सेवक उठा लीजिए या वो जो इच्छुक उम्मीदवार है उनके बारे में आप देख लीजिए, रील्स बनाते हैं। कैसे रील्स बनाते हैं वो आप सभी को पता है कि चलते चलते खड़े मीटिंग्स में लेते हैं, उसके बाद में फिर पीछे से एक म्यूजिक डाल देते हैं। तो पब्लिक को, वोटर्स को ये समझना जरूरी है कि वो मतलब काम नहीं, ये सिर्फ अपना चेहरा बनाने के पीछे लगते हैं। इसके अंदर पब्लिक का क्या फायदा है? मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर पब्लिक का कुछ फायदा है करके। तो अगर संवाद पब्लिक से करना है, अपने वोटर से अगर संवाद करना है, तो पब्लिक की समस्या क्या है उसको सही प्लेटफॉर्म पे उसको लाओ, उससे बात करो, उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए बात करो। जो हमसे बनता है जनता के लिए वो हमने करना चाहिए, ना कि रील्स, वीडियो। ये सारी चीज़ें इलेक्शन के डेट तक शाम को 6 बजे तक रहती है, उसके बाद में ना रील्स रहती है और ना समस्या रहती है और ना समस्या का सोल्यूशन रहता है। इसलिए लोगों को अपने उम्मीदवारों को पहचानना सीखना चाहिए, अच्छे उम्मीदवारों को चुनना चाहिए, नहीं तो फिर वही समस्या आपको अगले 5 साल में भी दिखाई देगी। दिलीप जी, चुनावी कसौटी के इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में हम अंतिम भाग में प्रवेश करते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जनता को मेरे इस माध्यम से, मेरे इस चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहें तो बेहिचक दीजिएगा, और साथ में ही ये भी बताइएगा कि अगर प्रभाग के वोटर्स, प्रभाग की जनता आपको लाइक करती है, आपको पसंद करती है, आपको चुनना चाहती है, तो आपको क्यों चुने। इस बारे में आपकी अपील भी कर सकते हो, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। जी हाँ कोठारी साहब, सबसे पहली बात तो आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बिठाया, लोगों से संवाद कराने का एक मौका दिया, तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि मैंने इस 9 साल में मैंने बहुत सारे समाज सेवा के कार्य किए हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मैं कि मैंने बहुत कुछ किया है करके, मगर मेरी जो क्षमता है, मेरी जो शक्ति है, बुद्धि है, भगवान ने जो मुझे दिया है, उस माध्यम से मैंने मीरा भाईंदर के लोगों की सेवा की है। जैसे मैंने हमारे इससे पहले जो चर्चा चल रही थी, मैंने उसके अंदर भी आपको बताया कि इस मीरा भाईंदर में सबसे पहला फार्मर्स वीकली मार्केट स्टार्ट करने वाला मैं ही बंदा हूँ। इस कोरोना काल में पैकिंग वेजिटेबल्स घर घर पहुंचाने का जो सिस्टम था उसको जनरेट करने वाला भी बंदा मैं ही हूँ। इस मीरा भाईंदर में मेरे एक सिंगल ऑफिस से मैंने 1200 से ज़्यादा लाड़की बहनों को मैंने महीने का जो 1500 रुपया मिलता है वो दिलाने का काम भी मैंने किया हुआ है। आयुष्मान कार्ड हो सके, लोगों की अनेक समस्या हो सके, सीनियर सिटीजन कार्ड हो सके, वोटर्स कार्ड हो सके, ऐसे अगिनत काम हमने रात दिन किए हुए हैं। दूसरी बात कि हमने गीता जैन मैडम के साथ में जो राजनीति की है उससे काफ़ी मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है कि लोगों की किस तरीके से सेवा की जा सकती है करके। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैंने मुंबई हाई कोर्ट में भी एक लेटर डाला हुआ था, वैसे मैंने महानगर पालिका को भी सैकड़ों लेटर मैंने दिए हुए हैं, रोड के बारे में, लाइट के बारे में, पानी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, बहुत सारे लेटर दिए हुए हैं मैंने। वो मैं आगे के समय में आपको मैं ज़रूर सोशल मीडिया पे या फिर आपके पास में मैं पहुंचाने का काम करूँगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारे मित्र, हमारे जो मीरा भाईंदर के जो मतदार है, जो नागरिक है, उन्होंने थोड़ा सा सोचना चाहिए। उन्होंने पार्टी, जात, धर्म ये नहीं देखना चाहिए। सच क्या है, झूठ क्या है, वो देखना चाहिए। अभी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिलीप भाई, इलेक्शन लड़ने का है तो करोड़ों रुपए की आपके पास में होने चाहिए, करोड़ों रुपए की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि मैं इससे पहला एक समाज सेवक था, समाज सेवक के माध्यम से मैं जनता का कार्य कर रहा था। अभी मैं नगर सेवक बनना चाहता हूँ और नगर सेवक के माध्यम से मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे किसी करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, और मुझे मेरे नागरिकों पे ऊपर विश्वास है, मेरे पार्टी के ऊपर विश्वास है, हमारे जो आमदार है प्रताप सरनाइक साहब, उनके ऊपर मेरा विश्वास है। तो जनता ने सिर्फ इतना ही करना चाहिए। अगर मैंने आपके लिए कुछ काम किया है, अगर मैंने आपके लिए अच्छे काम किए हैं, अगर आपको मुझ में आपका भविष्य का नगर सेवक दिखता है, तो आप मुझे ज़रूर वोट कीजिए, आप ज़रूर जिताइए। आपका विश्वास मैं
इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से रखूंगा, वो विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। दिलीप जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं धन्यवाद इसलिए भी करूंगा, और साथ में आपको आपके सपने पूरे हो, आपकी उम्मीदों पे आप खरे उतरे हो, जनता की उम्मीदों पर, और आपके भी सपने पूरे हो। नेक्स्ट जो गोल है आपका टिकट का, वो भी आपको जैसी आपकी सोच है उसके हिसाब से आपका काम हो। आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में जाते जाते मैं दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट से हमको प्रोत्साहन मिलता है, कमेंट से हमें हमारा करेक्शन होता है, हमें समझने को मौका मिलता है कि हमारे दर्शक क्या पसंद करते हैं या क्या नहीं करते हैं। तो आज धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल में आए। जरूर जरूर।